में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास से पाठ 1, जिसका नाम है कैसे, कब और कहां। अपने पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी इतिहास में तारीखों का कितना महत्व होता है वो समझेंगे। जब कभी हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, यही कि इतिहास कितना बोरिंग सा सब्जेक्ट है, कितना उबाऊ सा विषय है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर तारीखों का ही जिक्र रहता है। मतलब इतिहास पढ़ना है तो तारीखें रटनी पड़ेंगी, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। 10वीं के बाद जब हम 11वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तो जो बच्चे 11वीं कक्षा में आर्ट्स लेते हैं उनको इतिहास एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चे इतिहास पढ़ने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये विषय कठिन लगता है। लेकिन सच बात ये है कि इतिहास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप ये बताओ कि कहानी सुनने में मजा आता है? सबको आता है, मुझे भी आता है। तो ये इतिहास क्या है? कहानी ही तो है। तो चलो कहानी सुनते हैं। इतिहास से हमें क्या पता चलता है? अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में पता चलता है। यानी पहले चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। पहले टीवी कैसे होते थे? बड़े आकार के होते थे, लेकिन स्क्रीन छोटी होती थी, चौड़ाई भी ज्यादा होती थी, यानी जगह ज्यादा घेरते थे, और साइज लगभग एक जैसा होता था। आज के समय में कैसे टीवी होते हैं? आपको साइज मिल जाएंगे आपकी चॉइस के हिसाब से। आज के समय में स्मार्ट टीवी होते हैं, पतले होते हैं, दीवार पर लगा सकते हैं। इसी तरह से पहले रिक्शा कैसे होते थे? आदमी को रिक्शा खींचना पड़ता था, और आज के समय में साइकिल वाले रिक्शा उपलब्ध है। और जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, क्या भारत के लोगों के पास मौलिक अधिकार थे? नहीं। लेकिन आज के समय में जब भारत एक आजाद देश है, हमारे देश का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इतिहास में हमें सिर्फ तारीखें नहीं पढ़नी होती, बदलावों को भी समझना होता है। पहले कैसा था और अब कैसा है, ये भी हमें समझना होता है। इस पेज में हमने क्या समझा है कि लोग आमतौर पर क्या मानते हैं कि इतिहास में सिर्फ तारीखें पढ़नी होती हैं। यानी इतिहास पढ़ना है तो तारीखें रटनी पड़ेंगी। लेकिन इतिहास में हमें सिर्फ तारीखें ही नहीं पढ़नी होती, बल्कि समय समय पर होने वाले बदलावों को भी पढ़ना होता है। यानी अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें अब क्या बदलाव आए हैं, ये हमें इतिहास में समझना होता है। अब ये जो बदलाव आते हैं, उन बदलावों को होने में समय लगता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जादू वाली पेंसिल है या जादू वाली छड़ी है जिसको घुमाया और मनचाही चीज बनकर तैयार हो गई। यानी कि कुछ बदलावों को होने में समय लगता है। कैसे? इसको डिटेल में समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा है, एक बार याद कर लेते हैं। लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि इतिहास में सिर्फ तारीखों का ही जिक्र रहता है। इतिहास को लोग बहुत ही उबाऊ सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास में हमें तारीखें तो पढ़नी ही होती हैं, लेकिन साथ साथ अलग अलग समय पर होने वाले बदलावों के बारे में भी पढ़ना होता है। यानी पहले चीजें किस तरह की थी और उनमें अब तक क्या बदलाव आए हैं, ये हमें इतिहास में समझना होता है। इतिहास में सिर्फ तारीखों का जिक्र ही नहीं रहता, ये हमने पिछले पेज में समझा था। अब ये जो भी बदलाव होते हैं, इनको होने में समय लगता है। हमारी किताब में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम अपने आसपास चीजें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें हमेशा से ऐसे ही चल रही हैं। अब मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि लोगों ने चाय पीनी कब शुरू की थी, कोई एक तारीख है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोग सुबह उठे और अचानक से चाय पीना शुरू कर दिया। ये पता है कि चाय उगाई किसने थी? नहीं। यानी ये सब कैसे हुआ? धीरे धीरे, यानी समय लगा इन बदलावों को आने में। ऐसे ही रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमेशा से चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेल का निर्माण एकदम से नहीं हुआ था ना कि चुटकी बजाई और रेल बनकर तैयार हो गई। रेल को बनने में समय लगा। आज हम सड़कों पर यातायात के अनेकों साधन चलते हुए देखते हैं, जैसे कि बस, कार, स्कूटर, जीप। ये सब एकदम से नहीं हुआ, इन बदलावों को होने में समय लगा है। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई
तारीख तय नहीं कर सकते, यानी कोई एक तारीख तय करना गलत होगा क्योंकि ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। एकदम से लोगों ने चाय पीनी शुरू नहीं कर दी थी, यानी इन सब प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तारीख हम तय नहीं कर सकते। कोई आपसे ये सवाल पूछे कि लोगों ने कार चलानी कब शुरू की थी, इसका उत्तर है आपके पास नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है। ऐसे ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई स्पष्ट तारीख हम नहीं बता सकते। ये तो नहीं हुआ था ना कि ब्रिटिश किसी दिन आए और भारत के लोगों को कहा कि आज से हम ही कर्ता धर्ता हैं। यानी कोई स्पष्ट तारीख हम नहीं बता सकते कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई थी। भारत में नोटबंदी की गई, एक निश्चित तारीख को ये घोषणा की गई थी कि 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। नोटबंदी का अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव एकदम से नहीं हो गया, बल्कि धीरे धीरे हुआ है। तो कुल मिलाकर इन उदाहरणों से हमने क्या समझा है कि ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। किसी बदलाव के बारे में बताना है तो हम एक अवधि की बात कर सकते हैं, ना कि किसी एक तारीख की। अब सवाल ये उठता है कि लोग इतिहास को सिर्फ तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं, यानी लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि इतिहास पढ़ना है तो सिर्फ तारीखें रटनी पड़ेंगी, तारीखों के अलावा इतिहास में कुछ नहीं होता। आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है इसे भी समझ लेते हैं, लेकिन अगले पेज पर। यहाँ तक हमने क्या समझा है, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। जब लोग इतिहास शब्द सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि इतिहास में सिर्फ तारीखें ही पढ़नी होती हैं, लेकिन इतिहास में सिर्फ तारीखों को ही नहीं पढ़ना होता, बल्कि समय समय पर आने वाले बदलावों के बारे में भी पढ़ना होता है। यानी इतिहास से हमें ये पता चलता है कि पहले चीजें किस तरह की थी और अब उन चीजों में क्या क्या बदलाव आए हैं, और जो बदलाव होते हैं उन बदलावों को होने में समय लगता है, एकदम से कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ तक हमने पिछले पेजों में समझ लिया है। इस पेज में हम ये समझेंगे कि लोग इतिहास को सिर्फ तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। देखो, पहले क्या होता था, जो युद्ध होते थे और बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी उन्हीं को इतिहास माना जाता था। यानी इतिहास लिखने वाले सिर्फ इन चीजों पर ही फोकस करते थे। इतिहासकार सिर्फ इन चीजों के बारे में लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस वर्ष राजा का विवाह हुआ यानी राजा की शादी हुई, किस साल राजा के घर में बच्चे का जन्म हुआ और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। उसके बाद राजा कब मरा और राजा की मृत्यु के बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इन सब चीजों के बारे में ही इतिहासकार पहले लिखा करते थे। ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के लिए हम कोई निश्चित तारीख बता सकते हैं। जैसे कि मेरा जन्म कब हुआ था बताया जा सकता है, आप किस दिन पैदा हुए थे बता सकते हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए निश्चित तारीख होती है, और इस तरह का जो इतिहास होगा उसमें तो तारीख ही होंगी। इसलिए लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखा करते थे। लेकिन अब परिवर्तन आया है। वो क्या है कि इतिहासकार सिर्फ तारीखों को ही महत्व नहीं देते, बल्कि दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि किसी अवधि को ले तो उस अवधि में किस राजा का शासन था, लोग क्या क्या काम करते थे, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते थे, क्या क्या खाते थे, पहनावा कैसा था। इन सब मुद्दों के बारे में भी इतिहासकार आज लिखते हैं। आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ तारीखें नहीं है, ये भी बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे, कैसे घरों में रहते थे, उनकी नगर योजना कैसी थी, उनका पहनावा कैसा था, ये सब भी हमें पता चलता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इतिहास में सिर्फ तारीखों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि अन्य मुद्दों के बारे में, अन्य विषयों पर भी लिखा जाता है। उदाहरण हमने समझ लिए हैं। इतिहास में तारीखों का जिक्र तो होता ही है, साथ में अन्य मुद्दों पर भी लिखा जाता है। लेकिन किन तारीखों को महत्वपूर्ण माना जाए उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
पिछले पेजों में हमने क्या समझा है उसको संक्षेप में यहाँ पर दोहरा लेते हैं। देखो, जब कभी इतिहास शब्द सुनते हैं तो यही माना जाता है कि इतिहास में सिर्फ तारीखें पढ़नी पड़ती हैं, अन्य मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन असल में देखा जाए तो इतिहास में सिर्फ तारीखों के बारे में नहीं पढ़ना होता, बल्कि इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि पहले चीजें किस तरह की थी और अब उन चीजों में क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी इतिहास में अन्य मुद्दों पर भी लिखा जाता है। अब जो भी बदलाव होते हैं उन बदलावों को होने में समय लगता है। कोई भी बदलाव एकदम से नहीं होता है। इसमें हमने चाय का उदाहरण समझा था, रेलगाड़ी का उदाहरण समझा था, कार का उदाहरण समझा था। ये सब उदाहरण हमने समझे थे। इसके बाद हमने क्या समझा था कि इतिहास को सिर्फ तारीखों से जोड़कर क्यों देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इतिहासकार पहले क्या करते थे, युद्ध और बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती थी उनको ही इतिहास माना जाता था। इसलिए इतिहासकार उन घटनाओं के बारे में ही लिखते थे, जैसे कि किस साल में राजा का जन्म हुआ, उसके बाद उसका विवाह कब हुआ, कौन कौन सी राजा ने लड़ाइयाँ लड़ी, कब कब लड़ी, फिर राजा की मृत्यु कब हुई और उसके बाद नया शासक कौन बना। इन सब मुद्दों पर ही लिखा जाता था। यदि हम ऐसा इतिहास लिखते हैं तो इस तरह के इतिहास के लिए हम कोई निश्चित तारीख बता सकते हैं। लेकिन जब बदलाव की बात आती है तो उन बदलावों के लिए कोई निर्धारित तिथि हम नहीं बता सकते, क्योंकि बदलावों को होने में समय लगता है। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि यहाँ तक हमने क्या समझा है कि इतिहास में सिर्फ तारीखों को ही महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि अन्य मुद्दों के विषय में भी लिखा जाता है। अन्य मुद्दे मतलब बदलावों के बारे में भी लिखा जाता है, यानी पहले चीजें किस तरह की थी और उन चीजों में क्या क्या बदलाव आए हैं ये भी लिखा जाता है। अब इतिहास में तारीखों का जिक्र तो होता ही है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास में तारीखें होती हैं, लेकिन सिर्फ तारीखें नहीं होती। यानी तारीखों का जिक्र तो होता है, लेकिन किन तारीखों को महत्वपूर्ण माना जाए वो यहाँ पर हम समझेंगे। कुछ तारीखों को मानने का पैमाना क्या होता है। देखो, तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि घटना महत्वपूर्ण होती है। घटना के आधार पर ही तारीखों को महत्व दिया जाता है। उदाहरण से अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं। मेरा जन्म हुआ, वो एक घटना है। मेरा जन्म जिस तारीख को हुआ है वो तारीख मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी। वो तारीख मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस तारीख को मेरा जन्म हुआ है। मेरे लिए मेरे जन्म की तारीख महत्वपूर्ण होगी, लेकिन आपके लिए मेरे जन्म की तारीख महत्वपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए आपके जन्म की तारीख महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि घटना महत्वपूर्ण होती है। घटना के हिसाब से ही किसी तारीख को महत्व दिया जाता है। यदि मुद्दा बदल जाए तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। अब जन्म की घटना को साइड में रख देते हैं, अब विवाह पर आते हैं। मेरा विवाह हुआ है किसी एक तारीख को। जब जन्म की बात हो रही थी तो मेरे लिए कोई और तारीख महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब विवाह की बात होगी तो मेरे लिए अन्य तारीख महत्वपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि उस तारीख को मेरा विवाह हुआ है। यानी जब विषय बदल जाता है, नए मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, तो तारीख भी बदल जाती है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था, उस समय जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें हर एक गवर्नर जनरल के शासन काल के बारे में लिखा गया है। फिर वो चाहे वॉरेन हेस्टिंग थे, वेलेस्ली, माउंटबेटन, बेंटिक, इन सब के बारे में लिखा है अंग्रेजी इतिहासकारों ने। यानी इन गवर्नर जनरलों ने कौन कौन सी तारीख को क्या क्या काम किए, कौन सी नीति लागू की, क्या काम किया, क्या उपलब्धि हासिल की, इन सब बातों का जिक्र किया है। वहीं जब भारतीय इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वो इस टाइम पीरियड को, जब भारत में अंग्रेजी शासन था, उस समय के इतिहास को अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि जब भारत में अंग्रेजी शासन था उस समय भारतीयों की दशा कैसी थी, भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से संघर्ष कर रहे थे, लोगों की स्थिति कैसी थी। कहने का मतलब ये है कि जब भारतीय इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो उनके हिसाब से कोई और घटना महत्वपूर्ण होगी और उस घटना के हिसाब से ही अन्य तारीख महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उनमें उनके लिए गवर्नर जनरल ने जो जो काम किए वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यानी उन घटनाओं को महत्वपूर्ण माना गया है और उन घटनाओं के हिसाब से ही तारीखों को महत्व दिया गया है। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग के समय रोहिला युद्ध हुआ, मराठा युद्ध हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया, इन सब मुद्दों का जिक्र है। उसमें भारतीयों से संबंधित गतिविधियों का जिक्र नहीं किया गया है। अब जब
भारतीय इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो उनके लिए अलग तारीखें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब मेरे जन्म की तारीख आपके लिए थोड़ी ना महत्वपूर्ण होगी, मेरे लिए होगी। आपके लिए तो आपके जन्म की तारीख महत्वपूर्ण होगी। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि जब मुद्दा बदल जाता है, विषय बदल जाता है, तो तारीख भी बदल जाती है। आपको याद होगा पिछले पेजों में हमने पढ़ा है कि इतिहास में सिर्फ तारीखें नहीं पढ़नी होती बल्कि बदलावों को भी पढ़ना होता है, और बदलावों को होने में समय लगता है। यानी बदलावों को हम अवधि के हिसाब से देखते हैं, ना कि किसी एक तारीख के हिसाब से। तो हम अवधियां कैसे तय करते हैं उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। किसी भी बदलाव को होने में समय लगता है। बदलाव के लिए हम कोई निश्चित तारीख, निर्धारित तारीख नहीं बता सकते, बल्कि बदलावों को हम अवधि से बता सकते हैं। तो हम अवधियां कैसे तय करते हैं यहाँ पर वो समझेंगे। उदाहरण से समझते हैं। जब हम इतिहास की पुस्तकें उठाते हैं तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब ऐसा कैसे किया गया? जब प्राचीन इतिहास की बात की जाती है तो लगभग एक जैसी चीजें मिलेंगी, जैसे कि उस समय लोगों का खान पान, पहनावा, वो लगभग एक जैसा सा मिलेगा। जब मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, इस टाइम पीरियड में पहनावा, खान पान, रहन सहन प्राचीन इतिहास से अलग होगा। इसी तरह से जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो पहनावा, खान पान, रहन सहन, विचार, ये सब प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से अलग होंगे। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि एक दौर की खासियतें दूसरे दौर की खासियतों से अलग होती हैं। अब हमारे भारत के इतिहास को विभिन्न अवधियों में बांटने की कोशिश की कुछ इतिहासकारों के द्वारा, जैसे कि जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में बांटा है। यानी पहले भारत में हिंदू शासक थे, फिर मुस्लिम आए और उसके बाद ब्रिटिश राज करने आए। और बहुत से लोग जेम्स मिल से सहमत भी थे। यानी बहुत से लोग ये मानते थे कि ये जो अवधिकरण किया गया है जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास का, ये ठीक है। तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को इन 3 कालखंडों में बांटा है: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ऐसा जेम्स मिल ने क्यों किया? क्योंकि जेम्स मिल का ये मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। यानी एशियाई समाज के लोग सभ्य नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। मिल का ये मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम राजा राज करते थे। धर्म, जाति के आधार पर लोग बटे हुए थे। भारत के लोग अंधविश्वास को मानते थे। इसलिए मिल का कहना है कि जो ब्रिटिश है वो भारत को सभ्य बनाएंगे। भारत के लोग सभ्य नहीं है, इनको सभ्य हम बनाएंगे। हम का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश से है। अब मिल ने भारतीय इतिहास का जो अवधिकरण किया गया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, आपके हिसाब से क्या ये सही है? भाई मुझे तो सही नहीं लग रहा। कैसे? जब भारत में अकबर का शासन था, क्या उस समय भारत में सिर्फ मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे? उत्तर क्या होगा? नहीं, सभी धर्मों के लोग रहते थे, न कि किसी एक धर्म के। वहीं जब उत्तर भारत की बात हम करते हैं, जब उत्तर भारत में मुस्लिम शासक शासन करते थे तो दक्षिण भारत में हिंदू शासक भी थे। वहीं आज के समय का उदाहरण लें तो आज के समय में हिंदू धर्म को मानने वाली सरकार सत्ता में है भारत में। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरे देश में सिर्फ हिंदू रहते हैं। भारत में तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मिल के द्वारा भारतीय इतिहास का जो अवधिकरण किया गया है सही नहीं है। भारतीय इतिहास का ये अवधिकरण किया था जेम्स मिल ने, जो कि एक ब्रिटिश था। उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा। इसको डिटेल में समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था कि भारतीय इतिहास को जेम्स मिल ने 3 भागों में बांटा है: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसके बाद कुछ इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा सुझाई गई वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अब इस वर्गीकरण की भी अपनी समस्याएं हैं। ये जो वर्गीकरण किया गया है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में, ये समझ भी पश्चिम से ही
आई है। पश्चिम के हिसाब से देखा जाए तो आधुनिक काल वो समय है जब विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग है। यानी आधुनिक काल वो समय है जहाँ पर लोकतंत्र है, लोगों के पास स्वतंत्रता है, समानता है। और पश्चिम के हिसाब से देखा जाए तो मध्यकाल वो समय था जहाँ पर आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, जैसे कि लोकतंत्र नहीं था, लोगों के पास अधिकार नहीं थे, विज्ञान नहीं था। अब सोचने वाली बात ये है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं, क्या उस समय भारत के लोगों के पास अधिकार थे, समानता थी, लोकतंत्र था? क्या भारत का आर्थिक विकास हो रहा था? उत्तर क्या होगा? नहीं। तो ये जो वर्गीकरण किया गया है भारतीय इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय लोगों के पास समानता नहीं थी, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ना तो भारत का आर्थिक विकास हो रहा था, ना ही किसी प्रकार की प्रगति का दौर था। तो क्या इस समय को हम आधुनिक काल कह सकते हैं? क्योंकि पश्चिम के हिसाब से आधुनिक काल क्या है? जहाँ पर लोकतंत्र है, लोग मुक्त हैं, जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता है, लोगों के पास अधिकार हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय भारतीयों के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब ये औपनिवेशिक शब्द का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि इस काल को, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, इस समय को औपनिवेशिक युग क्यों कहा जाता है। ये जो 8वीं कक्षा में हमारी इतिहास की किताब है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और भारत में जो राजा राज करते थे, शासन करते थे, उनको दबाया और शासन अपने हाथों में ले लिया। कैसे अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, भारत से राजस्व वसूल किया। अंग्रेजों ने ये जो सब काम किए हैं, उससे भारत में क्या बदलाव आए हैं वो इस किताब में हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। भारत में जो राजा राज करते थे, उनको हटा दिया गया और शासन अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के दबदबे से भारत में जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए, इसी प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए हैं, उनको हम इस किताब में डिटेल में समझेंगे आगे आने वाले पाठों में। तो अंग्रेजों के समय का जो ये समय है, इसी काल को कुछ इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक शब्द का मतलब क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि इस कालखंड को आधुनिक काल न कहकर औपनिवेशिक युग क्यों कहा जाता है। आधुनिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोकतंत्र होता है, लोग मुक्त होते हैं, उनके पास अधिकार होते हैं। अंग्रेजों के समय तो भारत के लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। क्या भारत में लोकतंत्र था? नहीं। लोगों के पास आजादी थी? नहीं। लोगों के पास अधिकार थे? नहीं थे। समानता थी? नहीं थी। तो फिर अंग्रेजों के समय के इस कालखंड को आधुनिक कैसे कहा जा सकता है? इसलिए कुछ इतिहासकार इस युग को क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब ये बताओ कि जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास लिखते कैसे हैं? इतनी पुरानी चीजें थोड़ी ना पता होंगी इतिहासकारों को। तो इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए कुछ स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसके बाद कुछ अन्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक काल का मतलब क्या होता है? जहाँ लोकतंत्र हो, समानता हो, स्वतंत्रता या मुक्ति हो। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तो उस समय के काल को आधुनिक काल कैसे कह सकते हैं, ये हमने समझा था। फिर जब भारत में अंग्रेज थे,
इसी काल को कुछ इतिहासकारों ने औपनिवेशिक युग कहा है। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। इस पेज में हम ये समझेंगे कि हम इतिहास कैसे जानते हैं। अब मान लो हमें 250 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानना है, तो कैसे जानेंगे? किताबों से। अब किताब जिसने लिखी वो कैसे लिखी होगी? किताब लिखने वाले को कैसे पता होगा कि 250 साल पहले क्या हुआ था? कुछ तो ऐसा होता होगा ना। यानी स्रोत जिनसे इतिहास लिखा जाता है। तो होता क्या है, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो इतिहास लिखने वाले होते हैं उनके लिए अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड्स एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, क्योंकि जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो उस समय रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे, जैसे कि हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखा जाता था। इन चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि रिकॉर्ड रखेंगे तो क्या हो सकता है, बाद में अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। जब मेरे पास किसी भी चीज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो क्या भविष्य में उसका अध्ययन किया जा सकता है, वाद विवाद किया जा सकता है, बहस की जा सकती है? नहीं। तो अंग्रेज क्या करते थे, किसी तरह के निर्देश या कोई योजना लागू की गई है, कोई नीतिगत फैसला लिया गया है, किसी तरह की जांच पड़ताल की गई है, उनका रिकॉर्ड रखते थे। अब रिकॉर्ड तो रख लिया, लेकिन इन दस्तावेजों को संभाल कर रखना भी तो जरूरी था। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए। सिर्फ लिख कर रखने से थोड़ी ना कुछ होगा, संभाल कर रखे तभी तो इतिहासकारों के लिए आज स्रोत का काम कर रहे हैं। उनका प्रयोग करके ही तो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। तो इन दस्तावेजों को संभाल कर रखा जा सके, इसके लिए अंग्रेजों ने अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। अब मान लो जब मैं स्कूल जाती थी तो डायरी लिखती थी। वो डायरी क्या है, आज के समय में एक स्रोत है। उस डायरी से ये पता चलता है कि उस समय जब मैं स्कूल जाती थी मेरी दिनचर्या क्या थी। इसी तरह से जब अंग्रेजी शासन था तो हर चीज को लिखा जाता था। ये रिकॉर्ड ही इतिहासकारों के लिए स्रोत का काम करते थे। प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में पत्र और ज्ञापन भेजे जाते थे। उन्हें आज भी हम इन अभिलेखागारों और संग्रहालयों में देख सकते हैं। इनके अलावा और क्या मिल जाएगा, जिला अधिकारी जो रिपोर्ट और नोट्स तैयार करते थे, बड़े अफसर प्रांतीय अधिकारियों को जो निर्देश देते थे और सुझाव भेजते थे, ये सब अभिलेखागारों में आज भी हम देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की, इन रिकॉर्डों की नकलें बनाई जाती थी। ये नकलें बनाता कौन था, सुलेख नवीस। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सुलेख नवीस वे लोग होते थे जो बहुत सुंदर लेखन करते थे, बहुत सुंदर लिखते थे। अब सुलेख नवीसों से इन दस्तावेजों की नकलें क्यों बनवाई जाती थी? क्योंकि उस समय प्रिंटिंग मशीन तो नहीं थी, इसलिए लोगों द्वारा जो सुंदर लिखते थे उनसे ये काम कराया जाता था। फिर आगे चलकर 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक भी आ गई थी। फिर मशीनों के द्वारा दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं। कोई टाइम मशीन थोड़ी ना है उनके पास कि अतीत में चले गए, वहां पर बहुत दिनों तक घूमे फिरे, फिर वर्तमान में आए और इतिहास लिख दिया कि भाई 250 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ करता था। नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहासकारों के लिए रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, स्रोत होते हैं, जिनका प्रयोग करके इतिहास लिखा जाता है। यहाँ पर हमने समझा कि रिकॉर्ड किस तरह से इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अब अंग्रेज क्या करते थे, सर्वेक्षण भी करवाते थे। तो सर्वेक्षण किस तरह से इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। जब भारत में औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजी शासन था, उस समय सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। यानी अंग्रेज क्या करते थे, सर्वेक्षण करवाते थे। सर्वेक्षण का मतलब होता है निरीक्षण करना, जैसे कि भूमि का सर्वेक्षण करना, किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है या किस तरह के पोषक तत्वों की मिट्टी में अधिकता है, ये हमें सर्वेक्षण से पता चलता है। इसी तरह से सामाजिक सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। तो अंग्रेज ये सर्वेक्षण करते क्यों थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करना है तो उसको सही ढंग से जानने की जरूरत है। अब ये सही ढंग से जानेंगे कैसे?
सर्वेक्षण के जरिए अंग्रेज क्या करते थे, गांव गांव जाकर राजस्व सर्वेक्षण करते थे। इन सर्वेक्षणों में क्या पता चलता था, धरती की सतह के बारे में, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। यानी किसी क्षेत्र में मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, किस क्षेत्र में किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, स्थानीय इतिहास यानी गांव का इतिहास कैसा रहा है और किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, इन सब बातों का सर्वेक्षण किया जाता था। फिर आगे चलकर जनगणना भी कराई गई। जनगणना के जरिए क्या पता चलता था, प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति के बारे में, इलाके के बारे में, किस तरह के कामों में लोग लगे हुए हैं, इन सब के बारे में जनगणना से पता लगाया जाता था। अब अंग्रेजी सरकार जो रिकॉर्ड रखती थी उनसे बहुत चीजों का तो पता चलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका पता इन सरकारी रिकॉर्डों से नहीं चलता। कौन सी है ऐसी चीजें, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेजों में हमने क्या समझा है कि अंग्रेज रिकॉर्ड रखते थे। वे रिकॉर्ड्स ही इतिहासकारों के लिए स्रोत का काम करते हैं। इन रिकॉर्ड से हमें बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलती। क्या है वे चीजें, उनको समझ लेते हैं। अंग्रेज जो रिकॉर्ड्स रखते थे वे सरकारी होते थे, तो इनसे हमें ये पता चलता था कि सरकारी अफसरों की सोच क्या थी, अफसरों की किन किन चीजों में रुचि थी और वे किन किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे, ये हमें रिकॉर्ड से पता लग जाता है। लेकिन रिकॉर्ड से हमें ये पता नहीं चलता कि देश के दूसरे लोग उस समय क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे। अब देश के दूसरे लोगों के बारे में जानना है तो हमें अन्य स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी, जैसे कि लोगों की डायरियां। कुछ लोग डायरियां लिखते थे, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली पुस्तकें। कहने का मतलब ये है कि हम देश के दूसरे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। फिर जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली तो अखबार छपने लगे। अखबार भी स्रोत का काम करते हैं, और जो उस समय नेता और सुधारक होते थे उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए लिखा। ये सब क्या है, ये भी एक स्रोत है, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं, उन लोगों ने लिखे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इन स्रोतों से हमें देश के दूसरे लोगों के बारे में तो पता चलता है, लेकिन आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या महसूस करते थे, वो हमें इन स्रोतों से भी नहीं पता चलता। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि रिकॉर्ड से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन देश के जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी इतिहास में हमें सिर्फ तारीखें नहीं पढ़नी होती, बल्कि बदलावों को भी समझना होता है, और किसी भी तरह के बदलावों को होने में समय लगता है। बदलाव के लिए हम कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकते। कहने का मतलब ये है कि किसी बदलाव के बारे में बताना है तो हम एक अवधि की बात कर सकते हैं, न कि किसी एक स्पष्ट तारीख की। उसके बाद हमने क्या समझा था कि लोग इतिहास को सिर्फ तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ही इतिहास माना जाता था। अब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को हम एक निश्चित तारीख से बता सकते हैं, जैसे कि किस वर्ष में राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये हम एक तारीख से बता सकते हैं। उसके बाद हमने ये समझा कि कौन सी तारीख महत्वपूर्ण होती है। तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि घटना महत्वपूर्ण होती है, और घटना के हिसाब से ही किसी तारीख को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी घटना के हिसाब से ही किसी तारीख को महत्व दिया जाता है। उसके बाद हमने ये समझा था कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। जेम्स मिल का उदाहरण हमने समझा था, आपको याद होगा। उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, वो भी हमने समझा है। औपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है, इसी टॉपिक में हमने समझा है। फिर अगले पेज में हमने ये समझा था कि हम 250 साल पहले के इतिहास को कैसे जान सकते हैं। जो उस समय रिकॉर्ड्स रखे जाते थे वो इतिहासकारों के लिए एक साधन का काम करते हैं। उसके
इसके बाद हमने ये समझा था कि अंग्रेज सर्वेक्षण करवाते थे। सर्वेक्षण क्यों करवाए जाते थे? क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी देश पर शासन करना है तो उसके लिए उस जगह को सही ढंग से जानना जरूरी है। ये सर्वेक्षण भी इतिहासकारों के लिए साधन का काम करते हैं। और लास्ट में हमने क्या समझा था कि जो रिकॉर्ड रखे जाते थे उनसे बहुत कुछ तो पता चल जाता था, लेकिन कुछ चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता था। जैसे कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे ये पता लग जाता था, लेकिन उसी समय देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे ये हमें इन रिकॉर्डों से पता नहीं चलता था। तो ये सब पढ़ने और समझने के बाद अब आप ये बताओ, क्या इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एक उबाऊ विषय है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस अंतिम पेज के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक अलग वीडियो में कराया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी देख लेना है और पाठ को अच्छे से समझ लेना है।